कभी सोचा है कि केंद्र सरकार जो इतना सारा टैक्स इकट्ठा करती है वो आखिर देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचता कैसे है? ये प्रक्रिया काफी जटिल है लेकिन बहुत जरूरी भी। और इसके ठीक सेंटर में एक ही संस्था है, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। बीपीएससी मेंस जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो चलिए आज इसके हर एक पहलू को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भारत एक संघीय देश है ना, जहां केंद्र और राज्य सरकारें दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इन सब कामों के लिए पैसा कहां से आएगा? और जो टैक्स इकट्ठा होता है उसे सेंटर और स्टेट्स के बीच कैसे बांटा जाएगा? इसका फैसला आखिर करता कौन है? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका सबसे बड़ा काम ही यही है कि वो केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के बंटवारे पर अपनी सिफारिशें दे ताकि देश की आर्थिक गाड़ी सही से चलती रहे। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे वित्त आयोग के एक छोटे से परिचय से, फिर देखेंगे कि इसके मुख्य काम क्या है। इसके बाद हम 13वें और 14वें आयोग की एक बड़ी ही दिलचस्प तुलना करेंगे जहां एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। फिर हम सबसे हालिया यानी 15वें आयोग की सिफारिशों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में इसकी कुछ सीमाओं पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये वित्त आयोग असल में है क्या। जैसा कि हमने अभी देखा, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका मुख्य मकसद है भारत में राजकोषीय संघवाद या जिसे हम फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं उससे बैलेंस करना। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये पक्का करना कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा इतना सही और निष्पक्ष हो कि दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें और देश का संतुलित विकास हो सके। तो आखिर ये आयोग करता क्या है? इसके असल काम क्या है? आइए देखते हैं। इसके काम को ना हम 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी ये बताता है कि केंद्र के टैक्स के पूल में से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा। दूसरा, ये उन राज्यों को पहचानता है जिन्हें अपने खर्च चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मदद यानी ग्रांट सेनेट की जरूरत है। तीसरा, ये सिर्फ पैसा नहीं बांटता बल्कि राज्यों को ये भी बताता है कि वो अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं। और चौथा, ये राज्यों की वित्तीय सेहत को मजबूत करने के उपाय भी सुझाता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन पर 13वें और 14वें वित्त आयोग के बीच। इसने भारत के राजकोषीय संघवाद में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया था। यहाँ सिर्फ पैसों के बंटवारे का अंतर नहीं था बल्कि सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। देखिए, 13वें आयोग का फोकस जीएसटी और आपदा राहत जैसे मुद्दों पर था, लेकिन 14वें आयोग ने पूरी नई दिशा दी। उसने कहा कि राज्यों को ज्यादा वित्तीय आजादी मिलनी चाहिए। इसे ही सहकारी संघवाद कहते हैं, मतलब कि केंद्र और राज्य पार्टनर की तरह काम करें, बॉस और सबॉर्डिनेट की तरह नहीं। तो डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता वाले 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्रीय टैक्स के पूल में से राज्यों को हिस्सा दिया जाना चाहिए। 32% उस समय के हिसाब से यही स्टैंडर्ड था और इसी आधार पर राज्यों को उनका हिस्सा मिलता था। लेकिन फिर आया 14वां वित्त आयोग और इसने जो किया ना वो एक तरह से ऐतिहासिक था। इसने राज्यों की हिस्सेदारी को एक ही झटके में 10% से ज्यादा बढ़ा दिया और उसे पहुंचा दिया 42%। यह भारतीय वित्तीय इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम था। इसने राज्यों को वित्तीय रूप से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया और सही मायनों में सहकारी संघवाद की नींव को मजबूत किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे हालिया यानी 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की। एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी में मामूली सी कमी की। इसे 42 से घटाकर 41% कर दिया। अब सवाल उठता है कि 1% गया कहाँ? तो ये कमी इसलिए की गई ताकि नए बने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए फंडिंग की जा सके। इस आयोग ने कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र पर और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन पर भी खास जोर दिया। अब देखिए, वित्त आयोग इतना जरूरी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई कमियां नहीं है। इसकी सीमाओं को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे बड़ी सीमा ये है कि इसकी सिफारिशों में ना कोई जोर नहीं है, ये सिर्फ सलाहकार है यानी एडवाइजरी। मतलब केंद्र सरकार चाहे तो माने चाहे तो न माने। हालांकि ज्यादातर सिफारिशें मान ली जाती हैं, लेकिन फिर भी ये पावर बैलेंस को कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ झुका देता है। दूसरी चिंता है राजनीति की, क्योंकि आयोग के सदस्यों को केंद्र सरकार नियुक्त करती है तो हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं फैसले सिर्फ आर्थिक तर्कों पर न होकर थोड़े राजनीतिक विचारों से प्रभावित न हो जाएं। इससे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। तीसरी बात, आयोग राज्यों को पैसा तो दे देता है, लेकिन उसके पास ये चेक करने की कोई पावर नहीं है कि राज्य उस पैसे का कर क्या रहा है। वो पैसा सही जगह खर्च हो भी रहा है या नहीं, ये देखने का कोई मजबूत मैकेनिज्म नहीं है। और आखिरी और शायद सबसे विवादित मुद्दा, पैसा बांटने का फॉर्मूला क्या हो, किस आधार पर राज्यों के बीच पैसा बांटा जाए? क्या ये जनसंख्या के आधार पर हो या क्षेत्रफल के आधार पर, या फिर उन राज्यों को इनाम दिया जाए जो बेहतर वित्तीय अनुशासन दिखाते हैं? इन फैक्टर्स को लेकर हमेशा राज्यों के बीच बहस होती रहती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर।
बात करते हैं सबसे ताज़ा यानी 16वें वित्त आयोग की, जिसकी सिफारिशें हमारे आने वाले कल को एक नई दिशा देंगी। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। याद रखने वाली बात यह है कि इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 सालों के लिए लागू होंगी। ये तारीखें और नाम, इनको तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। और यहीं से शुरू होता है वो हिस्सा जो बीपीएससी की तैयारी के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर बिहार को इस आयोग से क्या चाहिए और उसकी उम्मीदें क्या हैं। एक आंकड़ा है जो बिहार की स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। बिहार अपने बजट का लगभग 75% हिस्सा केंद्र से मिलने वाले ट्रांसफर पर निर्भर करता है। ये बहुत बड़ी संख्या है जो ये दिखाती है कि वित्त आयोग की सिफारिशें बिहार के लिए कितनी ज्यादा मायने रखती हैं। अब देखिए, बिहार की एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, जो कि नेशनल एवरेज से काफी कम है। बिहार का तर्क यही है कि इस बड़े गैप को पाटने के लिए, इसे भरने के लिए उसे केंद्र से ज्यादा वित्तीय मदद की जरूरत है। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात समझने की है। बिहार अब विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा विशेष वित्तीय सहायता पर जोर दे रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिहार को अपनी कुछ खास चुनौतियों जैसे बंटवारे के बाद संसाधनों की कमी और हर साल आने वाली बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए एक टारगेटेड फाइनेंशियल पैकेज चाहिए। तो संक्षेप में बिहार के मुख्य तर्क क्या क्या हैं? पहला, जैसा हमने देखा, आय में बहुत बड़ा अंतर। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करने के बावजूद संसाधनों पर बढ़ता दबाव। तीसरा, केंद्र जो सेस और सरचार्ज लगाता है उसका हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता। और चौथा, 15वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी करीब 10.058% थी, जिसे अब बढ़ाने की मांग हो रही है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है और हमारे फिस्कल फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध हैं उसके लिए ये सब क्यों इतना मायने रखता है? ये जो लाइन है ना, ये एक तरह से बिहार की पूरी दलील का, पूरे आर्ग्यूमेंट का निचोड़ है। इसका मतलब है कि आयोग को राज्यों का आकलन सिर्फ उनके परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी असल जरूरतें क्या हैं इस आधार पर करना चाहिए, ताकि हर जगह एक समान विकास हो सके। तो आखिर में ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि 16वां वित्त आयोग सिर्फ पैसे बांटने वाली एक संस्था नहीं है। ये हमारे राजकोषीय संघवाद, हमारे फिस्कल फेडरलिज्म का एक तरह से गार्डियन है, रक्षक है। इसकी जिम्मेदारी है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन और सहयोग का रिश्ता बना रहे। तो चलिए, अब बारी है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की, आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए। इस पूरी चर्चा से जो भी जानकारी मिली है उसका इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपको अपने विचारों को एक स्ट्रक्चर देने में बहुत मदद करेगा। इस विषय पर और सोचिए।